राजनीतिक दल का पक्ष लिए बिना मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करे, जैसा कि अभी सर ने किया, और चुनावी आचार संहिता का पालन करे। विचारों की अगली श्रृंखला की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनोहर मनोज जी को। श्री मनोहर मनोज जी भारतीय टेलीविजन के विश्लेषक विशेषज्ञ हैं। इन्होंने 2007 में अपने गृह जिले बिहार के गांधी आश्रम भीतिहरवा पश्चिमी चंपारण से भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत परिवर्तन अभियान की स्थापना की। सर ने भारतीय जनसंचार संस्थान जेएनयू परिसर नई दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने हाल ही में भ्रष्टाचार पर एक पुस्तक अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ऑन द न्यूट्रल पाथ लिखी है। किताब में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की व्यापक पड़ताल की गई है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, संस्थागत और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भ्रष्टाचारों का सटीक विश्लेषण किया गया है। सर इकोनॉमी इंडिया के संपादक हैं और प्रखर वक्ता है। सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद उद्घोषिका महोदय। आज के इस कार्यक्रम के लिए आरजेएस पॉजिटिव को बहुत सारा साधुवाद, आभार। अभी अभी हमारे पूर्व के वक्ता डॉक्टर जैन, महेंद्र जैन, शायद वो कोई मतदाता संगठन से ताल्लुक रखते हैं, बड़ा ही अच्छा उन्होंने मनिंदर जैन जी, मनिंदर जैन, हाँ जी, मनिंदर जैन ने एक मतदाता संगठन को कोऑर्डिनेट करते हैं, बड़ा ही अच्छा एक फ्रेम रखा। और सबको मालूम है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा की अधिसूचना जारी हो गई है। सारे चरणों के डेट और वो सारे चीजों की जो है उद्घोषणा हो गई है। पहले चरण के लिए अब नामांकन भी एक तरह से शुरू हो गया है। तो ऐसे में आरजेएस पॉजिटिव की तरफ से देश के करीब 99 करोड़ मतदाताओं के लिए एक ऐसा संदेश, एक ऐसा वैचारिक, एक ऐसा सूचनात्मक एक कार्यक्रम जो बनाया गया है और उसमें जो मुझे आमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आयोजकों का। देखिए, डॉक्टर मनिंदर जैन ने जो बातें कही, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की समूची चुनाव व्यवस्था का जो नियामक संस्था है वह केंद्रीय चुनाव आयोग। यह एक ऐसा रेगुलेटर है जो हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेसी और हमारी चुनाव तंत्र को एक तरह से रेगुलेट करता है। ठीक वैसे ही जैसे बैंकों का रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, शेयर बाजार का रेगुलेटर सेबी है, टेलीकॉम का रेगुलेटर टीआरएआई है, ठीक वैसे ही चुनाव आयोग है। देखिए, पिछले करीब 30 सालों में भारत के डेमोक्रेसी और भारत की चुनावी व्यवस्था में तमाम सुधारों को लेकर के तमाम पहल की गई, जैसे कि चुनाव को हिंसा से मुक्त रखा जाए, चुनाव को धन सत्ता से जो है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित होने न दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए, मतदान में मशीन और तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा एक ऐसा मतलब कि चुनावों के जरिए एक ऐसा माहौल हो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कैंडिडेट की, अच्छे पार्टी की एक तरह से उनका जो है चयन हो। और चुनाव आयोग के सानिध्य में अलग अलग राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र निकालती हैं। अब तो यह भी सुधार का एक मौजू आया है कि राजनीतिक दलों को ठीक वैसे ही घोषणाएं और अपने मैनिफेस्टो जारी करनी होंगी जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से मेल खाती हों और उसकी बाउंड्री नहीं पार करती हों। यानी कि ज्यादा लोक लुभावन और फ्रीबीज की घोषणाओं से पार्टियों को बचना चाहिए। इसे लेकर के कोई अभी एक तरह से कंपलसरी दिशा निर्देश तो नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा शुरू हो गई। इसके पूर्व चुनाव में, मतदान में जाति का इस्तेमाल नहीं हो, किसी भी पहचान का इस्तेमाल नहीं हो, संप्रदाय का इस्तेमाल नहीं हो, हेट स्पीचेज न दिया जाए, पोलराइज करने वाले बयानात न दिए जाए, किसी तरीके से जनता को लालच न दिया जाए। और इस तरीके की भी कहीं ना कहीं पहल शुरू हुई है और यहाँ तक कि न्यायालयों ने भी इसे लेकर के अलग अलग फैसले दिए। जैसे कि पहले जो 4 सीटेड कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं सजा याफ्ता है, उन्हें चुनाव से एक तरह से बैन करने को लेकर के 6 साल तक प्रतिबंध लगाने को लेकर पहले ही इसको लेकर के उपबंध आ चुका है।
तो ऐसे में चुनाव सुधार के जितने मामलात हैं जो हमने अब तक किया, और हमारी डेमोक्रेसी 75 साल की यात्रा में, 76-77 साल की यात्रा में अब तक जितनी भी वाइब्रेंट हुई है, रोबोस्ट हुई है, उसमें क्या सुधार आया है, लेकिन वह एक तरह से अंतिम नहीं है। अभी सुधारों का सिलसिला लंबा चलेगा। आने वाले दिनों में कई सारे एजेंडे इसमें आएंगे। मैं बात करना चाहूंगा कि जब हम इस बहुदलीय व्यवस्था में, जब अपने बैलेट पत्र पर या ईवीएम मशीन पर तमाम चुनावी उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक दलों के निशान पर या निर्दलीय उम्मीदवार हों, जो हम अपनी मुहर लगाते हैं, तो उसके अलावा एक और ऑप्शन दिया है, नोटा। और नोटा में हर विधानसभा, लोकसभा या यहाँ तक कि स्थानीय निकायों के चुनाव में भी नोटा में अच्छा खासा मत पड़ता है। बताया जाता है कि एवरेज हर विधानसभा में करीब 5 से 8 हजार जो है नोटा पर मत पड़ता है। लोकसभा में भी 15 से 20 हजार नोटा पर मत पड़ता है। हमें इसकी पूरी विश्लेषण करनी होगी कि आखिर इतने हजार मतदाता कहीं ना कहीं उम्मीदवारों से एक तरह से संतुष्ट नहीं है, पार्टियों से संतुष्ट नहीं है, और वो नोटा का बटन दबाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मतदाता जागरूकता का ये कार्यक्रम है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदाता सबसे पहले तो 100% भागीदारी करने का प्रयास करें। यह ठीक है कि चुनाव आयोग ने मतदान को ज्यादा सरल, ज्यादा जल्दी और बड़ा ही एक तरह से हैजल फ्री बनाने को लेकर के कई सारे जो है उपाय करती है, मशीनरी का उपयोग करती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर के और तमाम सुरक्षा के लिए लेकर के और मतदाता सूची देखने वाले लोग, सबका एक तरह से इंतजाम किया जाता है। लेकिन इसको और फास्ट बनाया जाए। कहा तो ये भी जा रहा था कि क्यों नहीं हम ऑनलाइन मतदान करने की परिपाटी शुरू करें, लेकिन इसे लेकर के अभी कोई कॉल नहीं लिया गया है। अभी भी फिजिकल मोड में और केवल पोस्टल बैलेट हमारे आर्मी और सुरक्षा जवानों के अलावा अब पत्रकारों को भी एक तरह से वह सुविधा मिल गई है। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे कि कई बार हम जो है पब्लिक ओपिनियन लेते हैं तो ऑनलाइन सर्वे करते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव व्यवस्था भी हो सकता है कभी ऑनलाइन आ जाए आने वाले 20, 25, 50 सालों के बाद। तो हो सकता है डेमोक्रेसी का एक नया रूप आए। लेकिन फिलहाल हम ये कहना चाहेंगे कि जो जनता राजनीतिक दलों की भावनाओं में आ जाती है, कोई किसी राजनीतिक दल या उनके बड़े रहनुमा या नेता के प्रति उनका एक तरह से दिल जो है वो दिल से ले लेते हैं, तो हमारा ये कहना होगा मतदाता जागरूकता के अभियान के बहाने कि आप केवल और केवल अपने उम्मीदवारों को देखिए, उम्मीदवारों की पूरी प्रोफाइल देखिए, उम्मीदवार का पूरा व्यक्तित्व देखिए, उम्मीदवार में पब्लिक लीडरशिप की वो सारी क्वालिटी का आप दीदार करिए और देखिए, परखिए कि यह आज तो हमारे से हाथ जोड़ करके मत मांग रहा है, आज हमसे तो सारे वादे कर रहा है, लेकिन अगले 5 साल में इसका मिजाज क्या होगा? क्या यह भी अवसरवादी होगा? क्या यह भी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला होगा? तो मैं तो कहूंगा कि पार्टी नहीं, उम्मीदवार देखिए। फिर उसके बाद आप काबिलियत देखिए। काबिलियत का मतलब यह नहीं कि वह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ा हो या देश के ही बड़े प्रतिष्ठानों से पढ़ा हो, लेकिन वह इतना पढ़ा हो कि देश के सारे सिस्टम की आम जनता की तुलना में ज्यादा समझ रखता है, ज्यादा उसके बारे में उसके पास आइडियाज है, अपने क्षेत्र के विकास, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर उसको निराकरण करने का उसके पास अच्छा फॉर्मूला है, उसे अपने क्षेत्र के तमाम चीजों के विकास या तमाम चीजों को लेकर के रिलीफ देने को लेकर उसके पास विजन है, उसके पास हर तरीके से तालमेल बनाकर सत्ता के तमाम संस्थाओं से एक तरह से भागीदारी करके अपने क्षेत्र की जनता के लिए हर तरीके से वह सर्व कर सके। यह ठीक है कि एक विधानसभा में कम से कम 5 लाख मतदाता होते हैं और एक लोकसभा में कम से कम 25 लाख मतदाता होते हैं। सारे मतदाताओं की इंडिविजुअल बेसिस पर कोई भी उम्मीदवार सर्व नहीं कर सकता, लेकिन उसका एक ऐसा खाका हो जिस खाके के जरिए वो अपने जनता को मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, उन्हें समझा भी सके, उन्हें सन्मार्ग पर ले जा सके और उन्हें किसी भी तरीके से गुमराह ना करे। तीसरी बात में हम कहना चाहेंगे कि आप किसी भी पार्टी उम्मीदवार के लालच में आप ना आए, क्योंकि एक दिन का लालच होगा और 5 साल के लिए आप उसके भ्रष्टाचारों के गुलाम बनेंगे।
वह आज आपकी काफी चिरौरी करेगा, बाकी दिन आपको उसकी चिरौरी करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप ख्याल रखिए, और इस बात का ख्याल रखिए कि आपके उम्मीदवार के अलावा जब आप मत देते हैं तो आप भी ऐसी अपेक्षा न रखें जिसमें लगे कि आपको व्यक्तिगत लालच हो, आपको यह लगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए क्या कार्य हो रहा हो। कई ऐसे मतदाता या मतदाताओं का समूह जो है इस बात पर ध्यान रखता है कि हमें किस तरीके का फायदा फलाने उम्मीदवार या फलाने पार्टी से मिलेगा। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि आज हमारे लोकतंत्र में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बोलबाला है कि जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, लैंग्वेज, डायनेस्टी, खानदानवाद, ये सारे एलिमेंट हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों से परहेज करके आपको सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों की गुणवत्ता, क्वालिटी, उसकी संवेदनशीलता, उसकी निष्पक्षता, उसका विजनरी होना, उसका सेवाभावी होना, उसका हर तरीके से संवेदनशील होना, वह आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। और ऐसा करके न केवल आप अपना उम्मीदवार बेहतर चुनेंगे, बल्कि हर क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता अपना जब सब अपने बेहतर उम्मीदवार चुनेंगे तो संसद जो है वह एक देश के तमाम और बेहतर लोगों का एक ऐसा झुंड होगा जहां पर कि हमेशा देश की भलाई का विचार मंथन होगा, देश की भलाई और जनता की समस्याओं को लेकर के सवालात किया जाएगा। उसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें कोई प्रेशर ग्रुप काम नहीं करेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि धन सत्ता और बाहुबल की सत्ता का आज भी हमारे लोकतंत्र में तमाम नियमन और तमाम चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद उसका कई तरीके से इस्तेमाल होता है। यह ठीक है कि हर चुनावी उम्मीदवार को अपने रोज रोज खर्चे का ब्यौरा हर सप्ताह जो है चुनाव आयोग के कार्यालय में देना पड़ता है। उसमें कई तरीके के बिल लगाए जाते हैं, वो बड़ा टीडियस है, क्योंकि मुझे खुद चुनाव लड़ने का अनुभव है तो मैं उस अनुभव को झेल चुका हूँ। लेकिन इसके अलावा जो धन सत्ता है, जहां पर काला धन आता है, जहां हवाला मनी आता है, जहां अनअकाउंटेड मनी आता है, उस पैसे को अनेक तरीकों से दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव में पेड न्यूज का कॉन्सेप्ट है। यह ठीक है कि मीडिया काफी कॉस्टली अफेयर है। हर चुनाव में जो खर्च होता है 95 लाख तो लीगल सीमा है, एक वैधानिक सीमा है, और 95 लाख में ज्यादातर पैसा प्रचार पर खर्च होता है। तो प्रचार तंत्र का तो अपना रेवेन्यू आएगा ही, तो उसको कहीं ना कहीं हमें चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका ज्यादा रियलिस्टिक और ज्यादा बेहतर नियमन बनाए। हम तो व्यक्तिगत रूप से इससे भी सहमत नहीं है कि एक लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा 95 लाख रखी जाए। 95 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, और कहीं ना कहीं वो जो जिस चंदे से पैसा आएगा तो वो चंदा देने वाला उसका वो रिटर्न खोजेगा, और कुल मिलाकर के हमारा लोकतंत्र धन सत्ता की गिरफ्त में आ जाएगा। दोस्तों, बाहुबल की अगर बात करें तो बाहुबल काफी खत्म हुए हैं। पहले बूथ कैप्चरिंग की घटना, 4 सीटेड कैंडिडेट का आना, आज हालांकि तमाम मानक ऑपरेशनल हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा अभी भी ये न केन प्रकारेण मसल पावर जो है वह राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बाएं दाएं से उनकी मदद कर रहे हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। लेकिन यह केवल, मैं जानता हूं कि ये केवल मतदाताओं के भरोसे नहीं होगा। हमें कहीं ना कहीं चुनाव की जो रेगुलेटर चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग को जो एक तरह से कानून और चुनाव सुधारों का जो नियम बनाती है संसद, तो कहीं ना कहीं संसद के जरिए इस चीज को संज्ञान में लेना होगा। तो मैं इसके अलावा तीसरी बात कहूंगा कि मैं लोक लुभावन जो तमाम पार्टियां और उम्मीदवार जो ऐसे ऐसे वादे करती हैं, ऐसे ऐसे दावे करती हैं जिसमें खजाना खाली कर देने, सब लोगों को ललचाने की बात की जाती है, तो उससे भी आप परहेज करें। और चौथी बात कि किसी भी तरीके से जो ध्रुवीकृत करता हो, चाहे पार्टी या उम्मीदवार, दो ग्रुपों में, दो समूहों में, हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है कि आप किसी भी तरीके के हेट स्पीच नहीं देंगे, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने वाली बात नहीं करेंगे, आप पोलराइज नहीं करेंगे। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा कि उकसाऊं, भड़काऊं, चटकाऊं, तरह तरीके के भाषण दे करके लोगों को लुभाया जाता है, जनता को जाति का हवाला देकर उन्हें इमोशनली ट्रैप किया जाता है, ऐसे ऐसे इमोटिव इशू उठाए जाते हैं जिसका कि गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं। तो कुल मिलाकर के इस प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा आपका बेहतर उम्मीदवार हो, आपका ज्यादा बेहतर प्रतिनिधि बने, और एक क्वालिटी पब्लिक लीडरशिप की सारी बात आए। हम जनता को इन सब बातों के लिए आगाह करना चाहेंगे, उन्हें प्रशिक्षण
देने का कार्य कई लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने तरीके से करते हैं, लेखों के जरिए, भाषणों के जरिए और अपने तमाम प्रेजेंटेशन के जरिए। तो मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र ने जो ये सफर और जो ये सीढ़ी एक तरह से जो तय की है कि हमारा लोकतंत्र न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि ये सबसे ज्यादा इवॉल्विंग लोकतंत्र भी है। हमने ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया है और ऐसा नहीं है, हर साल करीब 30 से 40% उम्मीदवार चुनाव में हारते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा तो ज्यादा क्वालिटी कैंडिडेचर आएगा, ज्यादा वो जनता के लिए एक तरह से रेस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। लेकिन जनता की भी जिम्मेवारी बनती है कि चुनाव के दिन वह बेजा फायदा न उठाए, उम्मीदवारों की ब्लैकमेलिंग न करे, अन्यथा वह चुनाव के अलावा बाकी दिन वह ब्लैकमेलिंग करेगा और आज आपको नमस्कार करेगा और अगले 5 साल आपको उसको नमस्कार करना होगा और चिरौरी करनी होगी। तो हमें एक ऐसा न्यूसेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए, हमें एक ऐसा भाव उत्पन्न करना चाहिए कि जो पब्लिक लीडर है वो हमेशा जनता के प्रति तन मन धन मनसा विचार और कर्म से समर्पित है। तो मतदाताओं को यही अवसर है कि वो अपनी ताकत दिखाएं, अपनी वैचारिक मोरल हाई ग्राउंड दिखाएं और हमारे लोकतंत्र को और बेहतर और उन्नतशील बनाने की नजीर पेश करें। मैं अंत में आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आरजेएस पॉजिटिव के संचालक उदय मन्ना जी के उत्साह और उनके निरंतर सक्रियता और हर समय कार्यक्रमों का निर्माण कर देश में पूरा एक कॉन्शसनेस और चेतना का संचार कर रहे हैं, वो बड़े ही बधाई के पात्र हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में भारतीय लोकतंत्र को एक ऐसा फायदा होगा जिससे हमारी 99 करोड़ जनता न केवल एम्पावर्ड होगी, अवेयर होगी, अवेकन होगी, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत बनाने में बहुत बड़ी सहायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोहर मनोज जी। 11 सदस्यीय दल में आप भी थे जब हम लोग 10 दिन की गुजरात परिक्रमा कर रहे थे और 24 फरवरी से लेकर हम लोग 4 मार्च तक इस यात्रा को संपन्न किए, दिल्ली वापस लौटे